अवतार द लेजेंड एपिसोड 256। कहाँ है राजकुमारी? कहानी अब आगे। चंद्रपुर साम्राज्य, सुबह का समय। जगह एक सुनसान कमरा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक मंद रोशनी वाले कमरे में ठंडी पत्थर की दीवारों पर छायाएं भयावह रूप से टिमटिमा रही थीं। लाल कपड़े से ढके चेहरों वाले कई आकृतियां एक तंग घेरे में इकट्ठी हुई थी। उनकी आवाजें तत्काल स्पष्ट फुसफुसाहट की कर्कशता थी। माहौल तनाव से भरा हुआ था, बीच बीच में दबी हुई चीखें भी सुनाई दे रही थीं। कमरे के बीच में बंधी हुई और मुंह बंद किए हुए राजकुमारी भवानी लेटी हुई थी। उनकी आंखें भय और अवज्ञा से चौड़ी हो गई थीं। अपहरणकर्ताओं की शांत उन्मत्त चर्चाएं जल्दबाजी में बनाई गई योजना का संकेत दे रही थी। उनकी चिंता स्पष्ट थी, क्योंकि वे अपनी खतरनाक योजना में अगले कदम का इंतजार कर रहे थे। हवा खतरे और अनिश्चितता से भरी हुई थी। तभी एक आदमी विचलित होकर अपने चेहरे पर से लाल कपड़े को उतारकर दूसरे आदमी से कहता है। वरुण विचलित होकर, अरे माधव, अब हम क्या करें? हमें लगा वो अकेली आएगी, पर उसके साथ तो राजकुमार भी यहाँ आ गया। ये सुनकर पास खड़ा आदमी गुस्से में उसे कहता है। माधव गुस्से में, राजा साहब ने एक काम दिया था, वो भी नहीं कर पाए। याद रखना कि अगर योजना में थोड़ी भी गड़बड़ी हुई तो राजा साहब हमें जिंदा चिर देंगे। तभी पास खड़ा तीसरा आदमी डरते हुए कहता है। नहर डरते हुए, वो छोड़ो, अब ये सोचो कि अब इस राजकुमारी का करना क्या है, ये बताओ। ये सुनकर माधव मन ही मन कुछ सोचने लगता है। वहां राजकुमारी भवानी के आंखों में वो दृश्य फिर से आ जाता है जब गलियों में रुद्र उनसे दूर जा रहा था। उस पल को याद करके बाद भवानी रोने लगती हैं कि तभी वो चार आदमी अपने अपने चेहरे पर कपड़ा बांधे उनकी ओर आ जाते हैं। उन सभी को देखकर राजकुमारी भवानी और भी विचलित होकर पीछे हटने लगती हैं कि तभी एक आदमी आकर भवानी के मुंह में से कपड़ा हटा देता है, जिसके बाद भवानी एक राहत भरी सांस लेने के बाद उनसे कहती हैं। भवानी, आखिर आप सब मेरे साथ ये क्यों कर रहे हैं? क्या चाहिए आपको? मैं बाबा से कहकर आपको जो चाहिए दे दूंगी, पर भगवान के लिए। तभी माधव भवानी के मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसे कहता है। माधव गुस्से में, क्या कहा तूने? हमें बोल रही है कि बाबा से तुम्हें जो चाहिए दिलवा दूंगी। ये कहकर वो पास आकर भवानी से कहता है। माधव, तेरे बाबा ने हमारे कबीले को तबाह बर्बाद कर दिया था। ये सुनकर भवानी के चेहरे पर एक डर छा जाता है। तभी माधव गुस्से में भवानी के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है, जिससे भवानी के होंठ में से खून निकलने लगता है। जिसे देखकर माधव गुस्से में भवानी के बालों को पकड़कर उसे कहता है। माधव, तेरे बाबा ने हम मह्यवंशी के लोगों के साथ जो किया है, ना उसकी सजा तुझे मिलेगी। राजकुमारी, अब उसे पता चलेगा कि जब अपने लोगों की इज्जत जाती है तो कैसा लगता है। ये सुनकर भवानी रोती हुई दर्द से कांपने लगती है। जगह चंद्रपुर के गलियां। राज्य के गलियों में रुद्र, राजकुमारी भवानी की सभी सहेलियां और सैनिक हर तरफ भवानी की तलाश में यहाँ वहां घूमने लगते हैं। सभी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ तौर पे दिख रही थी। तभी एक जगह रुककर रुद्र हर तरफ देखते हुए मन ही मन सोचता है। रुद्र, ये राजकुमारी आखिर गई कहाँ? अगर हालात और भी खराब हुए तो दोनों राज्य में लड़ाई हो सकती, इसीलिए मुझे कुछ भी करके भवानी को यहाँ ढूंढना ही होगा। ये कहकर वो गहरी सांस लेकर अपने दोनों आंखें बंद करके सोचता है। रुद्र, अगर ये एक अपहरण है तो वे लोग इस क्षेत्र के भीतर इन्हीं गलियों में किसी घर में राजकुमारी को ले गए होंगे, और देखा जाए तो इन गलियों में करीब 5060 घर हैं, जिनमें से 3035 घर में लोग रह रहे हैं। पर आज की पूजा के कारण कुछ लोग अब भी घर में होंगे, पर अपहरण करने वाले लोग रहने वाले घरों में नहीं जाएंगे। ये कहकर वो अपने दोनों आंखें खोलकर कहता है। रुद्र, इसका मतलब बचे 30 घरों में मुझे उन्हें ढूंढना होगा। ये कहकर वो अपने सैनिकों को बुलाकर उनसे कहता है। रुद्र, अभी हमें बड़े ध्यान से सोचना होगा। अगर हमें उन्हें ढूंढना है तो पहले इस क्षेत्र के उन घरों को जांच करो जिस घरों में लोग नहीं रह रहे। उन घरों के दरवाजों को तोड़ के जाना पड़े तो भी चलेगा, जाओ।
ये सुनकर सभी सैनिक वहां से अलग अलग दिशाओं में जाने लगते हैं कि तभी रुद्र मन ही मन सोचता है, रुद्र अब तुम बचोगे कैसे। इसके बाद सभी सैनिकों के साथ रुद्र भी यहाँ वहां भवानी को ढूंढने लगते हैं। कुछ देर बाद वो सभी उस क्षेत्र के आखिरी घर में पहुंच जाते हैं जिसके आगे आने खड़े हो जाते हैं। तभी रुद्र खुद को संभालते हुए अपने सैनिकों के साथ बड़े ध्यान से उस घर के अंदर जाता है और हर कक्ष में भवानी को ढूंढने लगता है। घर की ओर अंदर जाने के बाद फिर भी उन्हें कहीं भी राजकुमारी भवानी नहीं मिलती, जिसके बाद वो सभी उस घर से बाहर निकलने लगते हैं। तभी घर से निकलते ही सभी लड़कियां आकर रोती हुई रुद्र के पास आकर उसे कहती हैं, रेशमा राजकुमार, क्या हमारी राजकुमारी आपको मिली? वो कहाँ है? ये कहकर सभी लड़कियां भी राजकुमार रुद्र को पूछने लगती हैं, जिसके बाद रुद्र उन्हें शांत करने के लिए शांत भरे भाव से उन्हें कहा, रुद्र देखिए, आप सभी चिंता मत करिए, हम चेष्टा कर रहे हैं उन्हें ढूंढने के लिए। तभी दूर एक घर के छत पर से ये नजारा देखकर माधव छुपकर मुस्कुराते हुए कहता है, माधव क्या हुआ राजकुमार, ढूंढ नहीं पाए? ये कहकर वो मन ही मन हंसने लगता है। वहां रुद्र भी हैरान भरी नजरों से अपने आसपास देखते हुए चिंतित भरे भाव से सोचता है, रुद्र आखिर वो लोग हैं कहाँ पे? अवतार द लेजेंड एपिसोड 257। कहानी अब आगे। चंद्रपुर साम्राज्य, सुबह का समय। जगह राजमहल, नंदिनी का कमरा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि नंदिनी अपने कक्ष में बैठकर खिड़की के पास के वाले पेड़ पर बैठे दो चिड़ियों के जोड़े को देखकर खुश हो रही थी। तभी मीना कमरे के अंदर आकर धीरे से नंदिनी के कंधे पर अपना दायां हाथ रखकर पूछती है, मीना मुस्कुराती हुई, क्या हुआ रानी जी, आप आज खिड़की के पास बैठी हैं? नंदिनी अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखे मीना से कहती है, नंदिनी देखो, उन चिड़ियों को पता है ये 2-3 दिन से जोड़े बने हैं, पहले ये अकेली यहाँ बैठती थी पर अब उसे उसका साथी मिल चुका है। ये सुनकर मीना नंदिनी के चेहरे को देखकर कहती है, मीना ठीक वैसे जैसे आप अकेली थी रानी जी। ये सुनकर नंदिनी मन ही मन कुछ सोचकर मीना से पूछती है, नंदिनी मीना, मीना जी रानी जी, नंदिनी क्या वो बाबा जो कह रहा था वो सच है? ये सुन मीना हैरान भरी नजरों से नंदिनी से पूछती है, मीना कौन सी बात रानी जी? नंदिनी की वो जिंदा हैं। तभी मीना को वो बात याद आने के बाद मुस्कुराती हुई कहती है, मीना ओह, वो जो कल बाबा आए थे हमें तो वो सच लगी। ये कहकर मीना नंदिनी के पास बैठकर उन्हें कहती है, मीना पता है रानी जी, राज्य में अब इसी बात पे चर्चा चल रही है, कुछ तो सच मान रहे हैं और कुछ उस बाबा को ही पागल बोल रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है रानी जी? नंदिनी थोड़ी निराश भरे भाव से मीना से कहती है, नंदिनी हमें तो उनकी बात पर यकीन है, पर हमने उनके शव को अपने आंखों के आगे जलते हुए देखा है, पर फिर भी मन ये मानने को तैयार नहीं कि वो मर चुके हैं। कभी कभी लगता है कि वो हमारे आसपास हैं, बस वो हमें दिख नहीं रहे। ये कहकर उनके आंखों में आंसू निकलने लगते हैं। जगह एक अनजान घर। वहां एक अनजान से बंद कमरे के अंदर राजकुमारी भवानी दर्द से कांप रही थी। हाथों में रस्सी के कसकर बंधे होने के कारण राजकुमारी भवानी की कलाइयों की चमड़ी उधड़ गई थी। वह दर्द से कराह रही थी, लेकिन मुंह पर कपड़ा बंधे होने के कारण चिल्ला नहीं पा रही थी। तभी वहां अपहरणकारी में से एक आदमी आकर भवानी को बड़े गंदी नजरों से देखने लगता है। उसकी नजरों से उसके उद्देश्य कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। ये देखकर भवानी उठकर दीवार की ओर जाने लगती हैं। तभी वो धीरे धीरे भवानी की ओर आकर कहता है, काम्भू, मैंने सुना है राजपूतों की लड़कियां दूध से नहाती हैं, कहते हैं कि अपने सुंदर शरीर को हमेशा सज धज के रखती हैं, जिससे उनका होने वाला पति युद्ध से आने के बाद बड़े आराम से खुद के क्रोध को शांत कर सके। ये सुनकर भवानी को अंदर से घिनौना महसूस होने लगता है। तभी वो आदमी भवानी के गालों को छूने की कोशिश करता है और कहता है, काम्भू क्या बात है?
ये तो बिल्कुल मलाई की तरह लग रहा है, अगर गाल इतना कोमल है तो पूरा शरीर कैसा होगा। ये कहकर वो मन ही मन सोचने के बाद भवानी से कहता है, काम्बू, पता है तेरा जो बाप है ना, वो हम जैसों को नफरत करता है। वो हमें नीच जाति का समझकर हमारे कबीलों पे हमला किया और हमारी लड़कियों को उठा के ले गया। ये कहकर वो अपने चेहरे पर से कपड़ा हटाकर कहता है, काम्बू, अब उसे पता चलेगा कि जब खुद के लोगों के ऊपर मुसीबत आती है तो कैसा लगता है। ये कहकर वो बेकाबू होकर भवानी के कंधे पर से कपड़े को फाड़कर उसे जबरदस्ती चूमने लगता है, जिससे बचने के लिए भवानी अपने पर से काम्बू के पेट के नीचे एक लात मारती है, जिसके वजह से काम्बू को जोरों से दर्द होने लगता है। दर्द के कारण काम्बू गुस्से में भवानी के गले को दबाने लगता है, जिससे भवानी की सांसें फूलने लगती है। दबाव इतना जोरों का था जिसके कारण भवानी लगभग बेहोश हो ही गई थी कि तभी माधव आकर काम्बू को भवानी से दूर कर लेता है और उसे धक्का देकर कहता है, माधव, काम्बू, तू पागल हो गया है क्या? ये कहकर वो सीधे भवानी के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करता है और उसके मुंह से कपड़ा हटा देता है, जिससे भवानी ठीक से सांस लेकर होश में आ जाती है, जिसे देखकर माधव एक राहत भरी सांस लेकर गुस्से में काम्बू को अपने साथ वहां से ले जा जर गुस्से में उसे धक्का देकर कहता है, माधव, तू ये क्या कर रहा था? तुझे खुद पता भी है राजा साहब ने बस उसे पीटने और तड़पाने के लिए कहा है, न कि मारने और जबरदस्ती करने के लिए। अगर ये मर जाती तो पता है क्या होता? राजा साहब हमारे टुकड़े टुकड़े करके चील को खिला देते। ये सुनकर कर काम्बू अपने सिर झुकाए कहता है, काम्बू, वो मैं थोड़ा जोश में आ गया था, इसीलिए आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये सुनकर माधव एक गहरी सांस छोड़कर काम्बू के कंधे पे हाथ रखकर कहता है, माधव, मुझे याद है कि वो लोग कैसे तेरी बहन और माँ को उठा ले गए थे, पर हम उन्हीं के तरीकों से उनसे बदला नहीं ले सकते। हमें उन्हें अंदर से तोड़ना है, इसीलिए हमें उसके बेटी को कैद में रखना होगा, ठीक है? ये सुनकर काम्बू अपने सिर को उठाकर मुस्कुराते हुए हाँ का इशारा करता है। तभी माधव काम्बू से कहता है, माधव, इसीलिए याद रहे कि आइंदा ऐसी गलती फिर से ना हो, और अगर तू फिर से ये काम किया तो मजबूरी में मुझे तुझे अपने हाथों से मारना पड़ेगा। ये सुनकर काम्बू के चेहरे पर से अचानक से हंसी उड़ जाती है, पर मन ही मन कुछ सोचकर हंसते हुए वो माधव के कंधे पे हाथ रखकर कहता है, काम्बू, तो चलो आगे की योजना करते हैं कि अब यहाँ से निकला कैसे जाए। ये सुनकर माधव मुस्कुराते हुए काम्बू से कहता है, माधव, ये हुई ना बात। ये कहकर वो वहां से जाने लगते हैं। तभी हम भवानी जो कि बेहोशी के हालत में देखते हैं, जिसके पास एक चाकू गिरा हुआ था। अवतार द लेजेंड एपिसोड 258। भवानी। कहानी अब आगे। चंद्रपुर साम्राज्य, सुबह का समय। जगह, एक अनजान घर। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दर्द से कांप रही राजकुमारी भवानी अपनी दोनों आंखें खोलकर ऊपर छत की ओर देख रही थी। तभी वो मन ही मन सोचती है, भवानी, ये लोग हमें यहाँ से ले जाएंगे और मार देंगे क्या? सच में हम मरने वाले हैं। ये कहकर भवानी के आंखों में आंसू आने लगते हैं, जिसके बाद भवानी कहती है, भवानी, आखिरी समय में हम अपने बाबा और माँ को नहीं देख पाए, क्या हम इतने बुरे हैं माँ भवानी, जिसके कारण आप हमें ये दंड दे रही हैं? ये कहकर वो अपने बाएं तरफ देखती है जहां एक चाकू पड़ा हुआ था, जिसे देखकर भवानी के आगे एक उम्मीद की किरण दिखाई दी, जिसके बाद वो अपने आसपास थोड़ी नजर घुमाती हुई धीरे से रेंगती हुई उस चाकू को उठाकर जल्दी जल्दी से अपने हाथ में बंधे रस्सी को काटने में लग जाती है। वहां दूसरी ओर वो अपहरणकारी चुपके से एक खिड़की के जरिए राजकुमार रुद्र और उनके लोगों के ऊपर नजर रख रहे थे। तभी माधव मुस्कुराते हुए अपने पास खड़े आदमी से कहता है, माधव, ये राजकुमार बस नाम का राजकुमार है, इसे इतना भी नहीं पता कि दुश्मन का एक योजना भी होता है। ये सुनकर काम्बू मुस्कुराते हुए माधव से कहता है, काम्बू, ये तो बच्चा है, ये तो राजकुमार नाम पे कलंक है। तभी वो लोग देखते हैं कि राजकुमार रुद्र अपने सैनिकों के साथ वहां उन गलियों से बाहर निकल जाते हैं, जिसे देखकर माधव कहता है,
माधव ये क्या? ये राजकुमार तो अपने लोगों के साथ यहाँ से जा रहा है। काम्बू ये दूर से देखकर हंसते हुए माधव से कहता है। काम्बू यही सही मौका है माधव। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा माधव। ये राजकुमार यहाँ से जाकर अपनी पूरी फौज को यहाँ ले आएगा। उससे पहले हमें राजकुमारी को यहाँ से उठाकर ले जाना होगा, क्या कहते हो? तभी माधव मन ही मन चिंतित भाव से कुछ सोचता है। तभी काम्बू उसे फिर से कहता है। काम्बू सोच क्या रहे हो माधव? चलो उसके आने से पहले हम अगर यहाँ से न गए तो वो अपनी पूरी फौज को लाकर हमें मार देगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। माहौल पूरी तरह से चिंतित भाव में भर गया। तभी माधव कहता है। माधव रुको, क्या होगा अगर ये एक चाल हो? क्या हो अगर हम जीतना उस राजकुमार को बेवकूफ समझ रहे हैं, वो उससे कई ज्यादा चालाक हो। ये सुनकर आसपास खड़े तीन साथी थोड़े डर जाते हैं कि तभी काम्बू माधव के पास आकर कहता है। काम्बू, और अगर क्या हो वो सच में बेवकूफ हो और ये हमारे जाने का एक आखिरी मौके हो। ये कहकर काम्बू गंभीर भाव से माधव से कहता है। काम्बू देखो माधव, अगर हम यहाँ से अभी नहीं निकले तो वो राजकुमार अपनी पूरी सेना के साथ आएगा जिससे हमारा बचना नामुमकिन हो जाएगा। अगर वो इतना ही चालाक होता तो वो हमें अभी पकड़ सकता है, पर वो अभी निकल चुका है तो हमें भी निकल जाना होगा। ये सुनकर माधव गंभीरता के साथ ये बात सोचकर अपने साथियों से कहता है। माधव ठीक है चलो। ये सुनकर सभी खुश होते हैं और वहां से जाने लगते हैं। वहां पहुंचते ही वो सब देखते हैं कि जहां कुछ देर पहले राजकुमारी भवानी रस्सी से बंधी हुई पड़ी थी, उस जगह बस खाली रस्सी ही पड़ी थी, जिसे देख वो सब चौंक पड़ते हैं कि तभी वरुण डरते हुए रस्सियों को उठाकर माधव के पास ले आकर कहता है। वरुण ये क्या है माधव? राजकुमारी कहाँ है? तभी काम्बू डरे घबराए हुए यहाँ वहां देखने लगता है कि तभी वो अपने चाकू को पास में ही पड़ा देखकर कहता है। काम्बू माधव। अपने चाकू को उठाकर वो माधव की ओर दिखाता है, जिसे देखकर माधव डर के मारे उसके पैर पीछे हो जाते हैं। जिसके बाद जहां कुछ देर पहले सबके चेहरे पर मुस्कान थी, अब उस चेहरे पर चिंता की रेखाएं दिख रही थी। तभी वो खुद को संभालते हुए अपने साथियों से कहता है। माधव वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, इस बार मिली तो साली की हाथ पैर तोड़ के ले जाएंगे। ये सुनकर वो सभी वहां से गुस्से में दौड़ते हुए उस घर से निकलते हैं। तभी वहां राजकुमारी भवानी दिल की धड़कन तेज होने के साथ सुनसान गलियों की एक छायादार गली में घुस गई। उनकी सांसें उथली हो रही थीं। संकरी गली में फेंके गए बक्से और मलबे से भरा हुआ था, जो एक अस्थायी छिपने की जगह थी। उन्होंने अपनी पीठ ठंडी नम दीवार से सटाई और पास के एक जीर्ण शीर्ण दरवाजे की हल्की दरार से झांका। तभी संकरी दरार से भवानी अपहरणकर्ताओं को सड़कों पर घूमते हुए देख सकती थी। उनकी आंखें राजकुमारी की तलाश में इधर उधर घूम रही थीं। छाया में छिपे उनके भयावह चेहरे उनके अंदर दहशत की लहरें पैदा कर रहे थे। वह उनकी दबी हुई आवाजें सुन सकती थी, कठोर और गुस्से में, क्योंकि वे एक दूसरे को आदेश दे रहे थे। हर बार उनमें से एक उनके छिपने की जगह के खतरनाक तरीके से करीब आ जाता था, जिससे राजकुमारी की दिल और भी तेज धड़कने लगता है। तभी राजकुमारी भवानी ने अपनी सांस रोक ली, प्रार्थना करते हुए कि वे उसे ना पाएं। उनकी कलाइयां अभी भी कसी हुई पट्टियों से कांप रही थीं। उनकी कच्ची त्वचा उनकी हाल की पीड़ा की दर्दनाक याद दिला रही थी। गली की मंद रोशनी समय को खींचती हुई लग रही थी, हर पल अनंत काल की तरह लग रहा था। उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच ली, फिर से पकड़े न जाने का दृढ़ निश्चय किया। उनके दिमाग में भागने के विचार दौड़ रहे थे। तभी उनके जाने के बाद भवानी वहां से निकलकर दूसरी गली की ओर दौड़ती हुई जाने लगती है। दौड़ते दौड़ते वो पूरी तरह से दर्द में थी। अचानक वो जाकर एक शख्स से जा टकराती है, जिसके बाद भवानी डर के मारे उस शख्स के चेहरे पर अपने नाखूनों से वार करती है कि तभी वो शख्स भवानी के हाथों को पकड़ कहता है। भवानी। तभी वो आवाज सुनकर अचानक भवानी के मन में एक राहत महसूस होती है, जिसके बाद वो अपनी दोनों आंखें खोलती, जिसके बाद वो देखती है कि उनके सामने राजकुमार रुद्र खड़े थे।
रुद्र को अपने पास पाकर भवानी रोती हुई रुद्र के गले लगा लेती हैं। अवतार द लेजेंड एपिसोड 259। रुद्र vs अपहरणकारी। कहानी अब आगे। चंद्रपुर साम्राज्य। सुबह का समय। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि राजकुमारी भवानी रुद्र के बाहों में रो रही थी, जिसके बाद रुद्र उनकी ये हालत देखकर चिंतित भाव से उन्हें पूछता है, रुद्र राजकुमारी आप कहाँ थी? और ये चोट के निशान ये किसने किया आपके साथ? तभी दूर से किसी आदमी का आवाज सुनाई देता है, माधव हमने। ये सुनकर रुद्र देखता है जहां वरुण माधव नहर कांभू खड़े होकर अपने अपने चेहरे पर लाल कपड़ा बांधे अपने अपने हाथ में चाकू पकड़े खड़े थे। ये देखकर रुद्र भवानी की ओर देखकर उन्हें पूछता है, रुद्र क्या उन्होंने? तभी भवानी खुद को संभालती हुई अपने पीछे मुड़ती है, जहां ये देखकर वो डर के मारे रुद्र को फिर से गले लगाकर डर से कांपने लगती है। ते देखकर रुद्र गुस्से में अपने हथेली को मुट्ठी करके भवानी के कान में धीमी आवाज में कहता है, रुद्र हमें क्षमा कर दीजिए राजकुमारी, हमारे होते हुए आपको इन कुछ घंटों में इतना दुख और पीड़ा सहना पड़ा। ते कहकर रुद्र भवानी को कहता है, रुद्र अभी के लिए आप यहाँ से भाग जाए, हम इन्हें रोकते हैं। ये सुनकर भवानी डरती हुई रुद्र से कहती हैं, भवानी आपके सौनिक। रुद्र वो लोग इस क्षेत्र से बहुत दूर हैं, यहाँ से करीब कुछ दूर तक सभी लोग मंदिर गए हैं, तो इसीलिए हमें ही इन्हें रोकना होगा। ये सुनकर भवानी डरती हुई रुद्र से कहती है, भवानी ये चार हैं और खतरनाक भी। रुद्र भवानी की आंखों में आंखें डालकर कहता है, रुद्र हम अकेले उनके लिए काफी हैं, आप चिंता मत करिए। ये सुनकर भवानी धीरे धीरे रुद्र के पीछे चली जाती है। ये देखकर माधव गुस्से में रुद्र से कहता है, माधव अगर अपनी जान प्यारी है तो उस राजकुमारी को हमारे हवाले कर दो राजकुमार, हम तुझे जिंदा छोड़ देंगे। ये सुनकर रुद्र धीरे धीरे चलते हुए उन चारों अपहरणकारियों की ओर बढ़ने लगता है, जिसे देखकर वो सभी थोड़े डर जाते हैं। तभी रुद्र उनसे कहता है, रुद्र क्या कहा? तुम लोग मुझे जिंदा छोड़ दोगे, यानी कि तुम लोग मुझ पर एक उपकार करोगे? तो बेटा ये जान लो कि मैं तुम पे एक उपकार करने वाला हूँ, और वो ये है कि मैं तुम्हें जिंदा हाथियों के पैरों तले न रौंद कर तुम्हें जीवन भर कैद करके रखूंगा, क्योंकि तुम्हारी इस गलती की कोई क्षमा नहीं है। तभी वो सब रुद्र को चारों तरफ से उसे घेर देते हैं, जहां उनके हाथ में चाकू देखकर भवानी थोड़ी डर जाती है और मन ही मन सोचती है, भवानी आखिर राजकुमार उनसे अकेले कैसे लड़ेंगे? तभी रुद्र गुस्से में उन सब से कहता है, रुद्र हमारे राज्य में आकर हमारे ही अतिथि को तुमने चोट पहुंचाने को कोशिश की। बेटा अब तुम लोगों के साथ में जो करने जा रहा हूं ना तुमने कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा। ये सुनकर कामभू तेजी से आकर रुद्र के ऊपर अपने चाकू से वार करने ही वाला था कि तभी रुद्र तेजी से उसे हवा में ही पकड़कर उसे जमीन में पटक देता है, जिससे उसकी नाक टूट जाती है। ये देखकर बाकी लोग भी रुद्र की तरफ एक साथ वार करते हैं, पर रुद्र उनके बीच से ही बाहर निकलकर पास से ही एक लकड़ी को उठाकर उनकी ओर दिखाने लगता है। रुद्र को देखकर वो सभी गुस्से में रुद्र के ऊपर तेजी से एक साथ वार करते हैं, जिससे रुद्र बड़े आराम से खुद को बचाते हुए बीच बीच में उनके ऊपर वार करने लगता है। तभी नहर तेजी से ऐसे चाकू घुमाता है कि वो चाकू रुद्र के गले से होकर चला जाता है, पर नहर आगे कुछ करता रुद्र उसके हाथ को पकड़ एक बार में ही उसके हाथ को तोड़कर उसे जमीन में छटपटाने के लिए छोड़कर आगे बढ़ता है। ये देखकर माधव और वरुण खुद को संभालते हुए रुद्र के ऊपर फिर से पर पहले से और भी घातक वार करते हैं, पर रुद्र उन सभी के वार से खुद को बचाता है और तेजी से माधव के पेट में एक लात मारकर पीछे करके वरुण की ओर जाने लगता है। रुद्र को गुस्से में अपनी ओर आता देख वरुण डर के मारे वहां से दौड़ने लगता है, जिसे देखकर रुद्र गुस्से में अपने हाथ में पकड़े लकड़ी को वरुण के सिर की तरफ मारता है, जिससे वो लकड़ी जाकर सीधे उसके सिर में जा टकराता है, जिससे वरुण वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। माधव ये देखकर अंदर से पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि उसके सामने उसके दोस्त नीचे गिरकर तड़प रहे थे।
ये देखने के बाद माधव मन ही मन सोचता है, माधव ये क्या हो गया, हमने उसे कम समझ लिया जिसके वजह से अब ये सब हमारे साथ हो रहा है। मुझे इसे यही रोकना होगा। ये कहकर माधव उठकर रुद्र के ऊपर तेजी से वार करने लगता है, जिससे रुद्र बचने के लिए अपनी कुशलता का सहारा लेता है और उसके हर वार से बच जाता है। तभी रुद्र माधव के पेट में एक वार करता है, जिसे रोकने के लिए माधव अपने चाकू से उस वार को रोककर रुद्र के मुंह में एक मुक्का मारकर पीछे हो जाता है। अपने चेहरे पर ये वार खाकर रुद्र पहले से ज्यादा गुस्सा होकर माधव की ओर जाने लगता है, जिसे देखकर माधव भी डर जाता है, पर खुद को संभालते हुए वो रुद्र के ऊपर चाकू से फिर से वार करता है, पर इस बार रुद्र उसके वार को पहले से ही समझकर उसके चाकू को रोककर अपने हाथ से माधव के गले को दबाकर उसे नीचे पटक देता है, जिसे देखकर दूर खड़ी भवानी खुश होती है। तभी रुद्र माधव से कहता है, रुद्र मुझे पता है कि तुम अकेले इसमें शामिल नहीं हो, कौन है तुम्हारा सरदार जिसने तुमसे ये सब करवाया। ये सुनकर माधव डर जाता है और रुद्र की ओर देखने लगता। अवतार द लेजेंड एपिसोड 260। कहानी अब आगे। चंद्रपुर साम्राज्य, सुबह का समय, जगह राजमहल। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि महल में भवानी की गुम होने की खबर सुनकर राजा अजय राठौर अपने तलवार पकड़े रणजीत और कुछ सैनिकों के साथ महल से गुस्से में निकलते हैं। उन्हें गुस्से में देखकर महाराज वीरेंद्र उनके पास जाकर उन्हें समझाते हुए कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, राजा साहब आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे सैनिक और रुद्र गए हैं वहां, वो जरूर भवानी को महल ला ही रहे होंगे। राजा अजय राठौर गुस्से में महाराज वीरेंद्र से कहते हैं, राजा अजय राठौर, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? हमें वहां जाना होगा वरना वो लोग हमारे प्यारी बिटिया को यहाँ से ले जाएंगे। ये कहकर वो महल से निकल ही रहे थे कि तभी अचानक उनके चरणों में वो 4 अपहरणकारी गिर जाते हैं, जिसे देखकर राजा अजय राठौर और महाराज वीरेंद्र उन सभी को हैरान भरी नजरों से देखने लगते हैं। तभी वो सामने की ओर देखते हैं, जहां रथ में से भवानी रोती हुई अपने पिता राजा अजय राठौर के पास आकर उन्हें गले लगाकर रोने लगती है। भवानी बाबा। तभी वहां श्रीलेखा, नंदिनी, कल्याणी और मीना पहुंच जाते हैं। अपने बाहों में अपनी बेटी को ऐसे हालत में देखकर राजा अजय राठौर अंदर से मानो टूट जाते हैं और उनसे कहते हैं, राजा अजय राठौर, हमें क्षमा कर देना, बिटिया रानी हमारे होते हुए तुम पे इन लोगों ने यहाँ अत्याचार किया। ये कहकर वो अपने तलवार को मजबूती से पकड़े भवानी को अपनी पत्नी श्रीलेखा की ओर भेजकर गुस्से में कहते हैं, राजा अजय राठौर पर अब इन लोगों की मृत्यु तय है। ये कहकर वो अपने तलवार से उन आरोपियों के ऊपर वार करने ही वाले थे कि तभी रुद्र वहां आकर उनसे कहता हूँ, रुद्र रुक जाए राजा साहब। ये सुन रहा राजा अजय राठौर रुक जाते हैं। तभी रुद्र उनके पास आकर उनसे कहता है, रुद्र रुक जाए राजा साहब, अभी के लिए इन्हें मारना सही नहीं होगा। तभी राजा अजय राठौर गुस्से में रुद्र से कुछ कहते राजकुमारी भवानी उनके पास आकर उनसे कहती हैं, भवानी बाबा, अगर आज राजकुमार वहां न आते तो शायद हम आज आपके पास ना होते, राजकुमार ने ही हमारी रक्षा की है। ये सुनकर राजा अजय राठौर थोड़े शांत होकर रुद्र की ओर देखकर उसे कहते हैं, राजा अजय राठौर, धन्यवाद राजकुमार, आपने हमारी कुल की लाज बचा ली। तभी नंदिनी और श्रीलेखा भवानी को महल के अंदर ले जाते हैं। इसके बाद राजा अजय राठौर भावुक होकर रुद्र को गले लगाकर कहते हैं, राजा अजय राठौर, हम डर चुके थे राजकुमार, हमें लगा हमारे होते हुए किसकी जुर्रत जो हमारे ही बिटिया को बंदी करके ले जाए, ये बात हमारे राजपूतों की नाक काट देने वाली थी, पर आपने हमारी लाज रख ली। ये सुनकर वहां रणजीत के अलावा सभी, जिनमें महाराज वीरेंद्र, सेनापति भानुराज और बाकी सैनिक थे, वो सब खुश होते हैं। तभी रुद्र उनसे कहता है, रुद्र, इसमें धन्यवाद कहने की क्या बात है राजा साहब, ये तो हमारा कर्तव्य था, क्योंकि आप सभी हमारे अतिथि हैं और होने वाले राजा के नाते राजकुमारी की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य था। ये सुनकर राजा अजय राठौर मन ही मन दुख भरे भाव से सोचते हैं,
राजा अजय राठौर धिक्कार है एक राजपूत होने पर जो लोग हमारे परिवार की इतनी परवाह कर रहे हैं हम उनके ही पीठ में छुरा घोंपने की योजना बना रहे थे। ये कहकर राजा अजय राठौर अपने ही नजरों में गिर जाते हैं। कुछ देर बाद राजा अजय राठौर का कक्ष। वहां रंजीत हैरान भरी नजरों से राजा अजय राठौर से कहता है। रंजीत क्या? ये क्या कह रहे हैं काका? राजा अजय राठौर कहते हैं। राजा अजय राठौर हाँ रंजीत तुमने सही सुना। रंजीत हैरान भरी नजरों से राजा अजय राठौर से कहता है। रंजीत ये कोई बात नहीं हुई मतलब उसने राजकुमारी की जान क्या बचा ली आपने तो पूरा खेल बदल दिया। आपके हिसाब से अभी तक जो सभी योजना किए गए थे इस साम्राज्य को नष्ट करने की वो सभी योजनाओं को भूल के हम उनके दास बन जाएं। राजा अजय राठौर थोड़े नाराजगी जताते हुए रंजीत से कहते हैं। राजा अजय राठौर हम दास बनने की बात नहीं कर रहे रंजीत हम बस कह रहे हैं कि अब हमें अपने योजना को यही रद्द करना होगा। राजा अजय राठौर एक गहरी सांस छोड़कर रंजीत से कहते हैं। राजा अजय राठौर हम एक राजपूत हैं रंजीत उन्होंने हमारी इज्जत को बचाया हमारी भवानी को बचाया। उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है और हम उनके ही पीठ पीछे छुरा घोंपकर उनके विश्वास को तोड़ना नहीं चाहेंगे इसीलिए हमने फैसला किया है कि बहुत जल्द हम यहाँ से चले जाएंगे। रंजीत ये बात सुनकर गुस्से में राजा अजय राठौर से कहता है। रंजीत ये आप कैसे कह सकते हैं काका आप और मैं यहाँ इसीलिए तो आए थे कि हम अपना हक महाराज वीरेंद्र से छीन सकें। राजा अजय राठौर ये सुनकर कर बिना रंजीत की ओर देखे कहते हैं। राजा अजय राठौर तुम जो भी सोचो रंजीत पर यह बात सत्य है कि हमने हमारा योजना बदल दिया है। ये सुनकर रंजीत हैरान भरी नजरों से राजा अजय राठौर की ओर देखकर उन्हें पूछता है। रंजीत योजना बदल दी? ये सुनकर राजा अजय राठौर रंजीत की ओर देखकर उसे कहते हैं। राजा अजय राठौर हाँ जो दूसरी योजना हमने बनाया है उससे सब ठीक हो जाएगा। रंजीत ये सुनकर राजा अजय राठौर से और कुछ पूछता तभी राजा अजय राठौर उसे कहते हैं। राजा अजय राठौर अभी के लिए तुम जा सकते हो रंजीत हम अपने योजना के बारे में तुमसे कल बात करेंगे। ये सुनकर रुद्र अपने मन में कई सारे सवाल रखे वहां से चला जाता है। रंजीत के ठीक जाने के कुछ देर बाद उस कमरे में भवानी आती है जिसे देखकर राजा अजय राठौर अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखे उन्हें कहते हैं। राजा अजय राठौर आओ भवानी हमें तुमसे कुछ महत्वपूर्ण विषय पे बात करनी है।